गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 324 तक पढ़ चुके हैं आईपीसी का, और आज हम सेक्शन 325 से शुरू करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि जो इंजरी से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो भी जितनी धाराएं हैं उनको सबको आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 325 आईपीसी। देखिए ये बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। देखिए 323 और 24 में हमने हर्ट के लिए दंड की व्यवस्था देखी थी। अब 325 में बात की जा रही है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये कह रहा है भाई हूएवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335 voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ठीक है, स्वेच्छा घोरोपैती कारित करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 325 आईपीसी करती है भैया, और ये कहती है कि उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा घोरोपैती कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए कल की सेक्शन जब हम 323 पढ़ रहे थे और 324 पढ़ रहे थे तो वहाँ एक धारा का जिक्र आया था 334 का। 334 धारा में क्या है सैयदा? 334 आईपीसी क्या कहती है? ये सर 334 में प्रकोपन पर स्वेच्छा प्रतिकारित करना बताया गया है। तो इसी प्रकार 335 में स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना बताया गया है। वो प्रकोपन, वहां भी प्रकोपन है। ठीक है, तो प्रकोपन वाली, हाँ जी बोलिए सर। ये सर इसमें घोर है। हाँ, तो हाँ जी सर। 334 में जो है उपैती का जिक्र था और 335 में घोर उपैती का जिक्र है, लेकिन वहाँ बंदा जो उपैती कारित कर रहा है वो सामने वाले के द्वारा किसी अचानक व गंभीर प्रकोपन की वजह से कर रहा है, तो वहाँ सज़ा डिफरेंट हो जाएगी। और जहाँ आप बिना किसी प्रकोपन के स्वेच्छा किसी को घोर उपैती पहुँचा रहे हैं तो वहाँ सज़ा 325 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो एक तरह से 335 अपवादित अवस्था है। जिस प्रकार हम लोगों ने धारा 300 पढ़ी थी और 300 में भी अपवाद बताया गया था, अचानक व गंभीर प्रकोपन, तो वो कौन सा अपवाद था उसका? तो पहला जी फर्स्ट, हाँ 300 का फर्स्ट था। बहुत बढ़िया। तो 325 में भाई सजा का प्रावधान कितना है? 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी दंडनीय आप करेंगे ऐसे व्यक्ति को जो किसी को स्वेच्छा घोर उपैती कारित करेगा। घोर उपैती हमने किस धारा में समझी है? मोहम्मद अजमल बताएंगे। जी अजमल जी। सर जी हाँ जी सर, क्या बोला? मैं पूछ रहा हूँ कि 320 में थोड़ा वेट कर लिया करो, जब मैं बाय नेम पूछता हूँ तो थोड़ा उस व्यक्ति का वेट करें, है ना? जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 325 समझ आ गया भाई। अगर घोर उपैती स्वेच्छा आप किसी को कारित करेंगे तो आपको सजा का जो प्रावधान 325 बताता है वो अप टू 7 ईयर की बात करता है। और 326 देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस है जैसे 323 और 324 में हमने पढ़ा था, वैसा ही 325 और 326 में भी ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, 323 और 324 जो धारा थी वो उपैती के विषय में दंड का प्रावधान कर रही हैं,
और 325 और 326 वो घोर उपैती के विषय में दंड का प्रावधान कर रही हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि 325 में आपके हाथ में कोई साधन नहीं है, कोई खतरनाक आयुध नहीं है, तब तो 325 आप पे लगेगा। अगर आप किसी को घोर उपैती कारित कर देते हैं बिना किसी साधन के, और साधन समेत आप किसी को घोर उपैती कारित करेंगे तो फिर 326 में मामला चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ये कह रहा है वॉलंटरीली कोजिंग, Yes, sir. ये जी, वॉलंटरीली कोजिंग ग्रीवियस हार्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, ठीक, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। ठीक है भाई, ये कह रहा है whoever except in the case provided for the section 335, तो 335 का एक्सेप्शन यहाँ भी लगेगा। जैसे 334 का एक्सेप्शन 323 और 324 दोनों धाराओं पे लगा है, वैसे ही 335 का एक्सेप्शन भी 325 और 326 दोनों ही धाराओं पर लागू होगा। ठीक है, और आपका मामला एक्सेप्शन के अंतर्गत आ रहा है। ये साबित करने का भार किस पे होता है? शिखा, सर क्वेश्चन क्या है? आपका मामला किसी भी अपवाद में आ रहा है, ये साबित करने का भार किस पे होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ तो सर उसी पे रहेगा ना जिसने केस किया है, कि साबित तो वही करेगा कि ये इस चीज का मतलब ये चीज हुई है हमारे साथ। नहीं, आप मेरा सवाल समझो। कंप्लेनेंट पे ही सवाल समझो मेरा, शिखा। मेरा बताएं? हाँ बताइए संजीव जी। सर साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है सर जो असफल हो जाएगा। मतलब अगर सबूत ना दिया नहीं नहीं तो असफल हो नहीं, जाएगा। संजीव जी मेरा सवाल समझो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ सर दीवानी मामलों पर सर वादी का होता है और क्रिमिनल मामलों में अभियुक्त पर होता है सर सबूत का भार। अरे संजीव जी, मैं आपको वहां नहीं ले जा रहा हूं जहां आप चले गए सबूत का। हाँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आप, हाँ सैयदा बता रही है सर अक्यूज पर जाएगा ना कि मेरा ये जो वो है ये अपवादों के अंदर जाता है। ये अक्यूज बता, अपवाद में पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल भैया पहले ध्यान से सुनो, समझो। आप सवाल समझे बिना ही अनसठ तरीके से उत्तर दे रहे हो, और सवाल समझने के 80 नंबर होते हैं। 100 नंबर का अगर पेपर है ना तो 80 नंबर तो सवाल समझने के ही हैं। अगर आपको यही समझ नहीं आया कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है तो आप जवाब फिर ऐसे ही उल्टे सीधे दे के आओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका, जैसे यहाँ हम अपवादित अवस्था पढ़ रहे हैं, 335 पढ़ रहे हैं, मतलब कि 325 में 335 का प्रावधान बताया है और 323-24 में 334 एक अपवाद की अवस्था बताई है। तो ये एक्यूज ही तो बताएगा ना, एक्यूज ही तो कहेगा कोर्ट में कि सर मेरा मामला तो यहाँ जा रहा है। तो ये साबित करने का भार एक्यूज पे होगा कि उसका मामला किसी भी अपवाद में जा रहा है। तो 334 और 335 भी एक्सेप्शन ही हैं। उपैती और घोर उपैती के वो एक्सेप्शनल केस हैं। वहाँ आपको सजा का मापमान एकदम डाउन पे ले जाएगा। यदि आप कहेंगे ना कोर्ट में कि सर मैंने जो ये इसको उपैती कारित की है या घोर उपैती कारित की है, ये इस कारण से की है कि इसने मुझे अचानक में गंभीर प्रकोपन दिया, उस प्रकोपन के असर में मैंने इसको ऐसी चोट पहुंचा दी, तो फिर आपको सजा जो मिलेगी वो 323-24 में या 325-26 में नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू प्रूव, एक्यूज विल हैव टू प्रूव दैट हिज मैटर इज गोइंग अंडर एनी एक्सेप्शन ऑफ आईपीसी। इज दैट क्लियर? यस सर। और एविडेंस एक्ट का 105 के माध्यम से आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, धारा 105 एविडेंस एक्ट के माध्यम से एक्यूज विल हैव टू प्रूव हिज मैटर दैट हिज मैटर इज गोइंग अंडर एनी एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है भाई कि whoever except in the case provided for the section 335 voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting
or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death or by means or fire or any हीटेड सब्सटेंस। देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन 326 वैसा ही है जैसा कि हमने 324 पढ़ा। 323 में आपके पास कोई साधन नहीं था, बिना साधन के आपने उपैती कारित कर दी थी। 324 में आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट आ गया था, कोई साधन आ गया था, उस साधन के माध्यम से आपने 324 की थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसी प्रकार 325 में आपके हाथ में कोई साधन नहीं है। 323 और 24 बात कर रहा है हर्ट की, और 325 और 26 बात कर रहा है ग्रेवियस हर्ट की। इज दैट क्लियर? तो ये कह रहा है आगे, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी कोअर्सिव सब्सटेंस और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for the term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए 325 में जो सज़ा का प्रावधान था वो कितना था, 7 वर्ष तक था, और 326 में सज़ा का मापमान जो बढ़ गया वो बढ़ के 7 से हो गया 10 साल। ठीक है, तो 325 और 26 में वही डिफरेंस है जो सेम डिफरेंस हमने 323 और 24 में पढ़ा था। इज दैट क्लियर? जी सर। क्या डिफरेंस समझ आया? साइमा खान क्लास में है? यस सर। हाँ, 323 और 24 में क्या डिफरेंस आपको समझ आया? तीन सौ 25 और 26 में, सॉरी। जी साइमा जी, आप को मेरी आवाज सर नहीं? मैं बताऊं? साइमा जी पास कर दें सवाल तो आगे बढ़ा देंगे। क्यों साइमा जी? देखिए इतना वेट मत कराइए, अगर नहीं पता है तो ये स्नो कुछ तो बोलिए। आप तो माइक बंद करके बैठ गए। चलिए शिखा जी आप बताइए। सर 325 में तो ओनली ग्रीवियस हर्ट के बारे में बताया गया है। जो वॉलेंट्री मतलब ग्रीवियस हर्ट करेंगे उसके लिए जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड टू 7 years तक है, और वो लायबल टू फाइन भी हो सकती है। और 326 में जो अगर हम वेपन्स के साथ करेंगे, डेंजरस वेपन्स के साथ, तो वो मतलब एग्रावेटेड फॉर्म में हो जाएगी, उसको आगे ले जा रही है ये कि ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन्स और मींस। तो यही डिफरेंस है, उसमें ओनली ग्रीवियस हर्ट है, इसमें विद वीपन्स है। हाँ देखिए ग्रीवियस हर्ट तो दोनों में ही है, 325 में भी ग्रीवियस हर्ट है, 326 में भी ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन यहाँ आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ गया, कोई वेपन आ गया। ठीक है ना? तो 325 में आपके हाथ में कोई वेपन नहीं है, आपने केवल अपने बेयर हैंड जो है किसी को आपने ऐसी इंजरी कर दी। तो जहाँ अब आप ये बताएं कि आपने किसी को मुक्का मार के उसकी जाड़ तोड़ दी है ना, तो कौन सी धारा लगेगी? $325 325। जी भानु जी बता रहे हैं 325 लगेगी। और 326। हाँ, और आपने किसी को एक ब्लेड लिया, ब्लेड से उसके गाल पे कट मार दिया, तब कौन सी लगेगी? 324। कितनी? 324। राहुल गुप्ता जी दोबारा बताएं। 320? सर 324 में तो सिर्फ उसका वो आएगा, पनिशमेंट तो 326 से ही मिलेगी, क्योंकि वो भी वीपन्स है ना, कट मारा है जो उसने। 326 को मैं कोट कर रहा हूँ, ये सर जो दूसरे हैं ये 324 जो कोट कर रहे हैं वो प्लीज बीच में तभी बताएं, मैं बता। जी राहुल जी का कहना है कि 324 लगेगी। क्यों राहुल जी 324 क्यों लगेगी?
सो हाँ बताएं, कोई बात नहीं। सर इसमें इसमें 24 में कहा है इट्स शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज्ड बाय वेपन और ऑफेंस इज लाइकली। सर इसमें कटिंग की बात स्पेशल करी है सर, इसमें कट की बात 326 में भी तो की है, सेम बात 326 में भी तो है। अच्छा, गाल पे कट मारना उपैती है कि घोर उपैती है? सर ग्रीवियस हर्ट। तो फिर 24 में क्यों ले जा रहे हो भाई आप इसे? जब ग्रीवियस हर्ट है तो ग्रीवियस हर्ट की धारा तो 325 और 26 पढ़ रहे हैं हम। 323 और 24 तो केवल उपैती की धाराएं हैं। जी अब बताइए। यस सर। क्या यस सर? अब आपकी फाइंडिंग में कुछ डिफरेंस आया पहले से? यस सर। अब इसमें देखो, आपको देखिए, ये आपको स्पेसिफिकली मैंने कल की क्लास में एग्जाम्पल दे के बताया था कि भाई ये सवाल आता है, बार बार आता है कि गाल पे अगर कट मारोगे तो कट मारने पे कौन सी उपैती होगी। जब वो घोर उपैती हो रही है तो उसे 324 में आप किस व्यवस्था से ले जा रहे हो? 323 और 24 दोनों धाराएं तो केवल उपैती के लिए है। घोर उपैती के लिए जो धाराएं हैं वो 325। सर इनमें भी जो डिफरेंस बताया गया है ना, वो सिंपल हार्ट और ग्रीवियस हार्ट में डिफरेंस है, दोनों में भी 324 और 326। अरे वो डिफरेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तो पनिशमेंट की बात कर रहा है। 323-24 जो बात कर रहा है, 323 और 24 जो बात कर रहा है वो हर्ट की बात कर रहा है। 323 में हर्ट, आप बिना साधनों के किसी को हर्ट कर रहे हो तो 323 लगेगी। विद इंस्ट्रूमेंट, विद वेपन्स आप किसी को हर्ट कर रहे हो तो 324 लगेगी। इसी प्रकार 325 तब लगेगी जब आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना वेपन के, तो 325 लग जाएगी। जब आप विद वेपन्स, तो जब आपके हाथ में ब्लेड आ गया तो ब्लेड आते ही और घोर उपैती कारित हो रही है तो सीधा सीधा आपका मामला 26 में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में तो यार समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम है, बड़ा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, और मैं समझता हूँ कि क्लास में जितने भी लोग हैं उनमें से लगभग 90% लोगों का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, जो आपका 12 फरवरी वाला एग्ज़ाम है। यस सर। जी, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करो और अपने आप को क्लास में बनाए रखो। तो 326 लगेगी भाई। अगर आप ब्लेड से किसी के गाल पे कट मारोगे तो 326 लगेगी। ठीक, आपने किसी के सर पे डंडा मार दिया और डंडा मारने से एक घाव हो गया, और घाव होने के पश्चात जिस स्थान पर उसके सर पे घाव हुआ था वहाँ के बाल उड़ गए उसके, तो कौन सी धारा लगेगी? जी शिखा। 324। साइमा खान कह रही है 324। 324 क्यों लगेगी? सर इसमें दिया हुआ है कि अयुद्धों या खतरनाक अयुद्धों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। और देखिए, जब हम 320 माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। हाँ, जो हम 320 पढ़ के आए हैं उसके छठा पार्ट ये कहता है कि यदि सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण हो जाए तो 320 में मामला जाएगा। जब आपके डंडे से ऐसी चोट लगी कि उसके सर पे ऐसा घाव बन गया कि वो घाव तो ठीक हो गया लेकिन उस एरिया के बाल अब नहीं आएंगे उसके, स्थायी रूप से उसके सिर को आपने विद्रुपीकृत कर दिया, तो आपका मामला घोर उपैती में जाएगा। और घोर उपैती में, चूंकि घोर उपैती आपने विद आयुध की है, विद हथियार की है, विद इंस्ट्रूमेंट की है, तो आपका मामला 326 में जाएगा, ना कि 24 में। क्यों साइमा? यस सर, 326 में जाए। तो भाई मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आपको जो यहाँ पढ़ाया जाए उसका थोड़ा सा चिंतन मनन रिवीजन आप लोग किया कीजिए, ठीक है?
इज दैट क्लियर? तो 326 यस सर। 326 का हिंदी वर्जन में समझा रहा हूँ, बिल्कुल डिट्टो वही है जो 24 का है, बस 24 में उपैती की बात हो रही है, यहाँ घोर उपैती की बात हो रही है, बिल्कुल टोटल लैंग्वेज वही है। ये कह रहा है उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी हीटेड सब्सटेंस, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में आना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा घोर उपैती कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर? जी, क्या ये क्लियर है मामला आपको? यस सर। अच्छा, चलिए एक सवाल पूछता हूँ, बताइए। किसी व्यक्ति ने अपने हिंसक पशु को, मान लीजिए कोई भैंसा है, झोटा जिसे देसी भाषा में कहते हैं, और उसको ए ने बी पर जो है, उसे पता है कि ये हिंसक है और ये टक्कर मारता है, और उसने बी की तरफ उसे खोल दिया, छोड़ दिया, और उसने जाके उसको इस प्रकार हिट किया कि उसका कूल्हा तोड़ दिया उसने, कौन सी धारा लगाओगे भाई? सैयदा? इसमें मेरे को 324 लगा है क्योंकि नहीं, बाय मींस ऑफ एनी शैल बी पनिश्ड, दोनों में है स्विच है। ये 324 लग रहा है मेरे को, क्योंकि वेपन नहीं है उसके पास, उसने सिर्फ छोड़ा है। अगर वेपन होता तो 326 में चला जाता। हाँ सैयदा जी, आपकी क्या राय है? यस सर। हाँ, क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? सर ये सर सेम है, 324 में ही जाएगा ये। यार तुम लोग, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ शीतल जी कुछ कह रही हैं, शीतल जी बताइए। सर 326 में जाएगा ये। अरे जब 319 और 20 में मैंने आपको उपैती और घोर उपैती का, सर एक बार मैं भी बताइए। हाँ बताइए। 325 सर ये आई थिंक मुझे लगता है ये 320 के 8वें उसमें जाएगा। नहीं, 320 का 8वें में क्यों जाएगा? क्यों जी? सर उसमें यह है कि जो उपहति जीवन को संकटपन प्रदान करती है, जिसके कारण व्यक्ति कामकाज करने में असमर्थ रहता है तीव्र शारीरिक पीड़ा की वजह से। क्यों 7वें में क्यों नहीं जाएगा, जब वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अस्थि या दांत का भंग विसंधान? जब मैं कह रहा हूँ उसका कूल्हा तोड़ दिया तो कूल्हे में अस्थि टूटेगी नहीं टूटेगी? हाँ जी हाँ जी। यस 25 में जाना सर 326 में चला जाएगा। ठीक है सर। अरे 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जानवर का इस्तेमाल करेगा तो 26 लगेगी। सर ये तो उसमें भी लिखा हुआ है 324 में, लेकिन कूला टूटने से वो स्पष्ट हो रहा है कि ये 326 में जा रहा है। अगर उसको उपैती हो, खाली उस भैंसे के मारने से केवल उपैती हो गई, हल्की फुल्की चोट लगेगी तो 24 में जाएगा, और चूंकि उसके कूल्हा टूट गया तो घोर उपैती हो गई नहीं होगी उसको। आप लोगों ने अच्छे से 319 और 320 को ही रिवाइज नहीं किया घर बैठ के। भैया ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों का, आप लोग को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो केवल आपको यहाँ एक मार्गदर्शन के तौर पे आपको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करते हो कि आप यहाँ आपने क्लास ली और फिर अपना रजाई देखी और चद्दर तान दी और रजाई तान के आप गए सो। तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल फॉर यू। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एग्ज़ाम आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है भैया? तो आप लोग ध्यान से, अब मैं 300 तुम्हें उपैती और घोर उपैती का अंतर समझा रहा हूँ
फिर बता रहा हूँ कि 23 में 24 में अंतर क्या है वो बता रहा हूँ, 25 और 26 में अंतर बता रहा हूँ, लेकिन आप साधारण से सवालों के जवाब में भी जो है उथल पुथल हो रहे हो। एग्ज़ाम के दौरान आपको अगर ऐसी समस्या आ गई तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो काम करेगा। भाई सीधी सी बात है कि जब घोर उपैती कारित हो रही है, क्योंकि अस्थि टूट रही है, उसका जोड़ टूट रहा है ना, तो तब उसको कोई 24 में बता रहा है, कोई उसको 25 में बता रहा है। तो तुम लोग माइंड अप्लाई करो, थोड़ा सा जल्दबाजी में जवाब मत दो, पहले सवाल को समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 326A और सर एक सवाल और पूछ लीजिए सर। अच्छा, ऐसी बात है, चलिए वो भी पूछेंगे। पहले 326A और B देख लेते हैं, सवाल भी जब कोई दिमाग में आएगा तो सवाल भी पूछ लूँगा जी। अभी जो समय हमारा लिमिटेड है, क्योंकि 7:45 पे आमना मैम आ जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लेके, तो इसलिए हमें जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकें उसको प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए 326। हाँ हाँ जी सर जी बोलिए। सर जी, वैसे मुक्का मारेंगे हम अगर दांत टूट जाए, और 326 तो बनता है ना, ये साधन का होना जरूरी है। कुछ हम पास साधन या खतरनाक आयुध का जरूरी है। भाई जब मुक्का मारोगे, जाड़ तोड़ोगे किसी को, तो 25 लगेगी ना। अब आपके हाथ में मुक्के के अंदर कोई साधन तो नहीं है, आपने अपने हाथों से तोड़ दिया किसी का दांत, आप इतने बाहुबली हैं, सनी देओल है आप, तो 25 लगेगी। 26 तब लगेगी जब आपके हाथ में कोई आयुध हो, कोई साधन हो। ठीक है, यही तो 25 और 26 और 23 और 24 का अंतर यही तो है जी। 7वां 320 का 7वां अस्थिया दांत का भंगिया विसंधान। हाँ हाँ, तो ये 320 जी। ठीक है सर, ठीक है ओके सर। भाई 320 से कनेक्टेड ही तो दोनों धारा है, 25 और 26। देखिए ऐसे समझो, 319 से कनेक्टेड धारा, 319 से जो कनेक्टेड धारा है वो 23 और 24 है। 320 से कनेक्टेड धारा 325 और 326 है, ऐसे समझो इसे। आप लोग थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहे हो। इज दैट क्लियर जी? चलिए देखिए 326A और 3। में हम हाँ बताइए। सर एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ तो कन्फ्यूजन बताओ क्या हो रही है, मैं तो अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, बताओ, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। भाई 319 में तो है उपैती, 320 में घोर उपैती बताई है, ठीक है ना। फिर उससे कनेक्टेड धाराएं आपको आगे देखने को मिलेंगी। घोर उपैती में आपका मामला तब जाएगा जब 320 के जो 8 पार्ट हैं, आपका 8 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट में आपका मामला जा रहा है, तो आप घोर उपैती वाले सेक्शन से कनेक्ट हो जाओगे। फिर घोर उपैती के भी 2 सेक्शन हैं, 325 और 26, जो दंड का प्रावधान कर रहे हैं। 325 में वो कह रहा है कि आप उपैती कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई साधन नहीं है, बिना साधन के घोर उपैती किसी को कारित कर रहे हैं आप, तो आपका मामला 325 में जाएगा। और आप विद साधन, विद इंस्ट्रूमेंट, विद हथियार, यदि आप ऐसा उपैती किसी को कारित करेंगे जो घोर की श्रेणी में आएगी, जो 320 के किसी भी पार्ट में आती हो, तो आपका मामला फिर 326 में चला जाएगा। ऐसे समझो, बिल्कुल सीधा, 2 दूनी 4 है, कोई ऐसी इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल। बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपको क्लास में उपस्थित, आप क्लास में प्रेजेंट होना, आप क्लास में मौजूद हैं, एक बात है, आप क्लास में अपने मन के साथ मौजूद हैं, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात फिर ये है कि जो आपने यहाँ पढ़ा उसको आपने रिवाइज कितना किया, ये तीसरी बात है। और आपका रिवाइज किया हुआ एग्ज़ाम में आ जाए, ये चौथी बात है। और वहाँ आपका दिमाग क्लिक कर जाए, ये 5वीं बात है। ठीक है, तो बिल्कुल बिना झिझक के, बिना घबराए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, समझो, कुछ ना समझ आए तो पूछ लो, लेकिन
ये समझो कि आपको यहाँ जब मैं पिछली क्लास, भाई मैं तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ कि आप दोबारा वीडियो देख लें, है ना। इवन मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कम से कम मेरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास में जितने लोग मौजूद हैं, तो क्या आप सब लोगों ने NVR लॉ क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? सब ने किया हुआ है? कोई है ऐसा जिसने ना किया हो? यस। कौन है जिसने नहीं किया हुआ है? किया हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब ने किया होगा। किसने नहीं किया है? सबने किया हुआ है क्या? यस सर। अरे राहुल जी, आपने तो किया हुआ है। आपके अलावा भी क्लास में 37% है और मेरी आवाज़ सभी तक जा रही है। चलिए, अगर किसी ने किया हुआ है तो उनका धन्यवाद है। हाँ, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो केवल आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ NVR लॉ क्लासेस टाइप कीजिए, वहाँ आपको सर चैनल। मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपका चैनल। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही क्लास की वीडियो अपलोड होती है तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन आएगा। आप दोबारा उसको देख लो। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो दोबारा उसको वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद ही आप लोग अपना यूट्यूब खोलें। उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट होना है वो। जैसे ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ऐसे ही वहाँ सब्सक्रिप्शन में भी कोई पैसा नहीं लगना आपका। बस आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको तत्काल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 326A और 326B जो है वो एसिड अटैक के मामलों से संबंधित धाराएं हैं। और ये IPC में जो संशोधित की गई थी धारा, ये 2013 का दंड विधि संशोधन अधिनियम है। 2013 का 13वां ही अधिनियम है ये ध्यान रखना। ये अक्सर आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि 326A कौन से दांडिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई कानून में। तो ये याद रखिए, जो है 326A और 326B 3/2/2013 यानी कि 3 फरवरी 2013 से इसमें इंट्रोड्यूस की गई। इससे पहले ये इन धाराओं का कोई अस्तित्व नहीं था IPC में। और जो अधिनियम है वो 2013 का 13वां ही संशोधन अधिनियम है, 13वां अधिनियम है एक्चुअली। ठीक है, तो ये याद करने के लिए आपको ट्रिक भी मिल गई कि सन 2013 का है और 13वां ही है। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सन याद कर लीजिए, उसी के साथ जो सन का नाम नंबर है वही अधिनियम का नंबर है। तो एक सवाल इस पर बन सकता है, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि 326A और 326B को कब इंट्रोड्यूस किया गया। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं 326A क्या कहता है। इसमें एक चीज जोड़ दे रखी है, सेक्शन 5, मतलब ये उस अधिनियम का सेक्शन 5 है। हाँ, बिल्कुल। वो जो अधिनियम था, उस अधिनियम के द्वारा बहुत सारे चेंजेस किए गए थे लॉ में। तो 5वां सेक्शन है उसका। ठीक है ना, उसमें डिफरेंट संशोधन किए गए थे। ठीक है, CRPC में भी संशोधन हुए, IPC में भी संशोधन हुए। तो वहाँ उसके भी सेक्शन बनाने पड़ते हैं ना उनको, भाई इस सेक्शन के माध्यम से ये चीज़ हम वहाँ रख रहे हैं, है ना। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं 326A क्या कह रहा है। ये कह रहा है, वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एटसेट्रा, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपैती कारित करना। देखिए, एसिड अटैक के बहुत सारे मामले हमारे यहाँ हमारे देश में होते हैं और उन अटैक्स का जो पीड़ित होती हैं वो 99.99% में महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं। ठीक, और अटैक करने वाले कौन होते हैं भाई? 99% मामलों में उनके सो कॉल्ड लवर अपने आप को बोलते हैं कि हम इनके प्रेमी हैं। ऐसे ही मामले आप सुनते होंगे।
कि उसने लड़के ने प्रपोज किया लड़की को, लड़की ने उसको भाव नहीं दिया, तो वो ये एक तरह से साइको किस्म के लोग होते हैं। जी सर लक्ष्मी अग्रवाल का केस है, लक्ष्मी अग्रवाल। जी 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 जी, लक्ष्मी अग्रवाल की ऐसी केस। कथा थी। हाँ, लक्ष्मी अग्रवाल की मूवी, ये मूवी भी बनी थी, छपाक, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि वो जो अटैकर हैं, अटैकर जो है उनके सो कॉल्ड लवर हैं, साइको टाइप, जिनका सिद्धांत है कि मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तो ऐसे मामलों में कोई प्रावधान कानून के पास क्या था, 326 में, सिंपली 326 में मामला जाता था, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा जितना मतलब कि जो अपराध की ग्रेविटी है उसकी, मान लीजिए आप किसी लड़की का, किसी महिला का फेस पे आप अम्ल फेंक देते हैं तो उसका डिसफिगरमेंट हो जाता है, इतने बुरे तरीके से हो जाता है कि वो मौत से भी बदतर ज़िंदगी उनकी हो जाती है। जो एसिड अटैक्स की पीड़िताएं हैं उनका आप देखो तो चेहरा देख के मतलब एक सिरन सी दौड़ती है शरीर में। तो वैसी अवस्था में उनको दंड जो है उनको देने के लिए दंड की जो मात्रा है वो 326 में कम पड़ रही थी। तो ऐसी अवस्था में फिर कानूनविदों ने क्या किया कि कानून में प्रावधान ये संशोधन किए गए और संशोधन के माध्यम से एसिड अटैकर्स को कुछ दंड की जो मात्रा है वो दंड की मात्रा बढ़ाई, जिससे कि एसिड अटैक्स पे रोक लग सके, ठीक है। तो 326A देखते हैं क्या कह रहा है। हुएवर कॉजेज परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी टू और बर्न्स और मिम्स और डिसफिगर्स और disables any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine। और इसका प्रोविजो भी है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। अगला प्रोविजो भी है, वो कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर that any fine imposed under this section shall be paid to the victim। जी, ये कह रहा है 326A, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि वह संभाव्य है कि वह ऐसी क्षति या उपहति कारित करे, प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करता है या अंग विकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या विद्रूपित करता है या निशक्त बनाता है या घोर उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। देखिए 26 में अप टू 10 ईयर है और यहाँ मिनिमम 10 ईयर है, ये अंतर पहला आप देख लीजिए। 26 में और 326A में वहाँ अप टू 10 ईयर्स की बात हो रही है और यहाँ सज़ा की शुरुआत ही 10 साल से होगी, 10 से कम साल की सज़ा होगी ही नहीं, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और अप टू LI जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ये सज़ा जा सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। और जुर्माने के बारे में प्रोविजो क्या कह रहा है, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। तो जो जुर्माना लगाया जाएगा वो जुर्माना इस तरीके से लगाया जाएगा कि जो पीड़िता है, जिसको आपने ऐसा अम्ल एसिड फेंक कर उसको जो पीड़ित किया है, उसको जो नुकसान पहुंचाया है, तो उसके इलाज के लिए जो खर्च आएगा वो आपको जो उसका एक्यूज़ है, एक्यूज से वैसा
जो दंड उस पर लगाया जाएगा, जो जुर्माना उस पर लगाया जाएगा, वो जुर्माना उसके इलाज पर खर्च होगा। और अगला प्रोविजन कह रहा है कि यह और इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदिग्ध किया जाएगा। यानी कि जो भी जुर्माना कोर्ट इम्पोज करेगी एक्यूज पर, वो जुर्माना कहाँ जाएगा? वो जुर्माना जाएगा पीड़िता को। इज दैट क्लियर? जी जी शिखा जी, समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा है, लेकिन मुझे ये जुर्माने वाली बात समझ में नहीं आई अभी थोड़ी सी। क्यों, इसमें क्या समस्या लगी आपको? भाई देखो, जिसके ऊपर अम्ल फेंका जा रहा है, निश्चित सी बात है कि उसके ट्रीटमेंट में खर्च होगा नहीं होगा? तो उसके जो खर्च का पैसा है वो एक्यूज से दिलाया जाएगा जिसने वो अम्ल फेंका है। ओके सर। ठीक है ना? उसके खर्च का पैसा कौन देगा? जो उस पर जुर्माने की जो व्यवस्था 326A में है, वो जुर्माना कहाँ जाएगा? वो जुर्माना उस पीड़िता को खर्च के लिए संदाय किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए 2 मिनट अभी बाकी हैं, तो 326B भी देख लीजिए। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है मेरी? आपकी आवाज कट रही है सर। चलिए, आवाज कट रही है तो ओवर टू आमना मैम। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, अगली क्लास में देखेंगे अगली धाराएं। आमना जी प्लीज कम इन।